सारी चीजें हम एक एक करके जो है यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जॉन डन, सबसे पहले तो ये समझो कि जॉन डन कौन से एज के पोएट हैं। हमें एज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जॉन डन का जन्म जो होता है वो 1572 में होता है और डेथ जो होती है वो 1631 में होती है। तो 1572 से लेके 1631, अब ये पूरा पीरियड जो है ना वो देखो 1603, मतलब ये कुछ एक पार्ट तो एलिजाबेथन का हो गया, एलिजाबेथन का हो गया, क्योंकि एलिजाबेथन पीरियड चलता है आपका कहाँ 1603 तक, है ना। उसके बाद मेजर पीरियड जो है कौन सा है, जैकोबियन का है, जैकोबियन पीरियड। और कुछ पीरियड जो है कैरोलाइन का है। तो इनमें से जो मेजर कवर होता है वो 1603 से 25। तो एग्जैक्ट जो है वो तो जैकोबियन में ही होगा इनका, क्योंकि ये तो इनका अर्लियर है और ये लेटर है। जो मिडिल पीरियड है जिसमें इन्होंने वर्क लिखे हैं वो मेजर पीरियड आपका कौन सा है, वो मेजर पीरियड आपका कहलाता है कौन सा, जैकोबियन पीरियड। और कैरोलियन का कुछ अर्लियर हिस्सा जो है वो भी इन्हीं से रिलेट करता है, मतलब ये उस एग्जैक्ट पीरियड से रिलेट करता है। तो ये तो रही पीरियड की बात। अब हम बात करें तो ये इंग्लिश पोएट हैं, स्कॉलर हैं, और ये प्रीचर भी हैं भाई। क्या भी हैं ये, प्रीचर भी हैं, सरमनिस्ट भी हैं, क्योंकि ये सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। सरमन का मतलब होता है जैसे कि उपदेश जो होता है ना, उपदेश प्रीच जो करते हैं वो लोग, है ना। तो बिल्कुल ये किसके लिए जाने जाते हैं भाई, सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। देखो मैं आपको पहले भी बता रहा था और फिर एक बार फिर बता देता हूं। मैं आप लोगों से हमेशा ये बात कहता हूं कि हमें सिलेबस जो है ना इतना बड़ा दिया गया है कि हम एक पॉइंट को ए टू जेड नहीं पढ़ सकते। हमें उसमें वो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। समझ में आई बात, जिनको हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। जब हमें उस चीज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम फिर चीज़ों को थोड़ा सा फिल्टर करेंगे, चीज़ों को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर एक चीज़ जो है हमारे लिए बेहतर हो पाए, बढ़िया हो पाए। तो वही कोशिश मैंने की है और डेफिनेटली बहुत कुछ जो है मैं आप लोगों को यहाँ सिखा दूंगा जिससे आपका काम जो है मेजरली हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है चलो। अब देखो, ही इज नॉन एज द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट। अब आप ध्यान रखना, मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो हैं उनमें सबसे बेहतर पॉइंट जो है वो जॉन डन को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई, जॉन डन को जो है सबसे बेहतर पॉइंट जो है माना जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, द मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री या मेटाफिजिकल पॉइंट्स, या पोइट्री करो इसको, मेटाफिजिकल पोइट्री, पॉइंट्स ना करके इसको करो पोइट्री। ठीक है, और इस पोइट्री में कंसीट मेटाफर इनका यूज करते हैं। अगर हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री में कंसीट का, मेटाफर का यूज बहुत ज्यादा होता है, फार फेस्ड इमेजरी का यूज होता है। इस तरीके की इमेजिनेशन होती है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। और इनमें जो मास्टर हैं वो कौन है, वो डॉक्टर सॉरी जॉन डन है। और ये जो एक्चुअल में ये जो इनको ये टाइटल जो है ना, ये सैमुअल जॉनसन की देन है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि भाई सर रॉबर्ट ड्यूरी जो हैं वो इनके कौन थे, पैट्रोन थे, यानी एक तरीके से इनके मेंटोर थे, या इनको जिसने शरण दी, जहां ये रहा करते थे उनके पास इन्होंने मोस्ट ऑफ अपना जीवन निकाला। वो कौन है, ध्यान रखना, ये नाम आप ध्यान रख लेना, कौन है, रॉबर्ट ड्यूरी जो है वो इनके पैट्रोन है। अब क्या होता है, 1601 में ये शादी करते हैं एन मूर से, और ये जो होती है ना ये रॉबर्ट ड्यूरी की नीस होती है। इसके चक्कर में इनको जेल भी हो जाती है, क्योंकि ये इसको लेके क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं इलोपमेंट के चक्कर में।
इनको जो है वो क्या हो जाती है भाई, जेल हो जाती है, ध्यान रखना। इलॉपमेंट के चक्कर में इनको जेल हो जाती है। यहाँ से जो मेजर चीज है जिसको आप लोगों को देखना है वो ये है कि इंग्लिश पोएट हैं, स्कॉलर हैं, प्रीचर हैं, सरमन के लिए जाने जाते हैं। इनको मेटाफिजिकल पोइट्री का मास्टर कहा जाता है। रॉबर्ट ड्यूरी जो है इनके पैट्रॉन थे। इन्होंने शादी की थी, वो इनके पैट्रॉन जो थे रॉबर्ट ड्यूरी, उनकी कौन थी, ये नीस थी। और इसके चक्कर में इनको क्या भी हो गई, 1601 में इनको जेल भी हो जाती है, जेल होती है भाई इनको, है ना। इनको प्रिजन में जो है वो डाल दिया जाता है इसके चक्कर में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपका। हर एक चीज हम बहुत बढ़िया तरीके से देख रहे हैं। अब आओ देखो आप आगे। अब यहां से एक दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन बने कि हु इज द बायोग्राफर ऑफ जॉन डन, तो उनका नाम है इजाक वॉल्टन। और बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी इन्होंने लिखी हुई है ना, बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। उनमें से एक बायोग्राफी इन्होंने डन की भी लिखी हुई। अब होता क्या है कि जो जॉन डन है वो कैथोलिक फैमिली से हैं, और कैथोलिक फैमिली के होने के कारण इनको बहुत सारी यातनाओं का, बहुत सारे मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है। इनको कॉलेज में डिग्री तक नहीं दी जाती। उसी को लेके हम बात कर रहे हैं। देखो, ही वॉज परसिक्यूटेड फॉर बीइंग अ कैथोलिक एंड वॉज डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग अ यूनिवर्सिटी डिग्री। यानी कि इनको यूनिवर्सिटी से भी बाहर कर दिया जाता है क्योंकि ही वॉज अ कैथोलिक। और पब्लिक करियर से भी इनको बाहर कर दिया जाता है, मतलब इनको बिल्कुल सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। फिर उस समय जैकोबियन एज की जब हम बात करते हैं, यानी मेरी बात समझना आप, अगर हम बात कर रहे हैं जैकोबियन पीरियड की, तो जैकोबियन पीरियड रिलेट करेगा किससे, जेम्स फर्स्ट से। जो जेम्स फर्स्ट है कहाँ के, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के हैं। और एक्चुअल में ये जेम्स सिक्स्थ हैं कहाँ के, स्कॉटलैंड के हैं। तो ये स्कॉटलैंड के ही है, कहाँ के, ये स्कॉटलैंड के। इनको तो बनाया जाता है। ये जो हेनरी एट्थ हैं उनकी सिस्टर के ग्रैंडसन है, ग्रेट ग्रैंडसन है। अब जेम्स फर्स्ट के कहने पे इन्होंने अपना जो धर्म है, यानी कैथोलिक से ये एंग्लिकन बन गए। कब, 1615 में। और किसके ऑर्डर पे, किंग जेम्स फर्स्ट के ऑर्डर पे। द क्वेश्चन माइट बी डिजाइन फ्रॉम हियर कि किसके कहने पर जो है डन ने अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया। ये कैथोलिक से एंग्लिकन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो द पर्सन वॉज जेम्स फर्स्ट। वो व्यक्ति कौन है भाई, जेम्स फर्स्ट है। ठीक है, यहां तक बात हुई। देखो, मैंने मेजर मेजर हर एक जो इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। ही रॉट 19 होली सोनेट्स। इन्होंने 19 होली सोनेट्स लिखे हैं, है ना। इनको क्या कहा जाता है, डिवाइन मेडिटेशंस भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। इनको क्या कहा जाता है, डिवाइन मेडिटेशन। आगे और मैं बताऊंगा। और टॉमस कैर्यू ने जॉन डन की डेथ पर क्या लिखी है, एलिजी लिखी है। एलिजी किसी के भी डेथ पे लिखी जाती है। एलिजी क्या होती है, इट इज, है ना, रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवंस नियर एंड डियर। समवंस नियर एंड डियर, जो कोई खास व्यक्ति होता है उसी के लिए तो लिखी जाएगी, हर किसी के लिए थोड़ी ना लिखेंगे। अरे आप हर किसी के लिए थोड़ी ना लिख सकते हो। एलिजी, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एलिजी की थीम क्या होती है, एनीबडी भाई, जो भी अभी सेशन में है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द थीम ऑफ एलिजी। एलिजी की थीम क्या होती है, बताना भाई। एलिजी की थीम जो है वो क्या होती है, एलिजी की थीम क्या होती है, थीम ऑफ एलिजी, थीम ऑफ एन एलिजी क्या होती है, बताओ थीम जरा। आप में से कोई भी स्टूडेंट क्या मुझे बता सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ एन एलिजी। तो यहां से देखो आप, मैंने आपको बताया पॉइट है, स्कॉलर है, प्रीचर है। अब मेजरली जो है ना वो जैकोबियन पीरियड, ये ध्यान रख लेना ना, मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ। जैकोबियन पोएट है ये, मेजर जो वर्क है वो जैकोबियन एरा में ही लिखते हैं, है ना। चलो बताओ, देखो मुझे आप लोग एक बार, मुझे थीम पूछनी थी आप लोगों से। कैन यू टेल मी द थीम ऑफ
एलईजी, एलईजी की थीम जो है वो क्या होती है भाई? बताओ देखो एक बार भाई, मैं कमेंट के इंतजार में हूं आपके। इफ यू कैन आंसर माय क्वेश्चन। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। जब भी आप एलईजी लिखोगे तो उसकी थीम लव ही होगी, क्योंकि वो व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हो, तभी तो आप उसके लिए रो रहे हो, आप उसके लिए लिख रहे हो, तो भाई थीम जो है वो तो क्या होगी फिर? लव ही होगी। मैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ देखो आगे हम चलते हैं। अब हम इनके जो मेजर वर्क हैं उनके बारे में एक एक करके जो है बातें कर रहे हैं भाई, है ना? एक एक करके जो है हम बातें कर रहे हैं। चलो बताओ देखो भाई, आपको कितना क्या आता है? ये वर्क्स पे नजर डालो आप एक बार देखो। चलो देखो पहला वर्क जो है इनका पाइथेनाटस, पाइथेनाटस करके है 1608 में। ठीक है ना? 1608 में ये रिटर्न डेट लिखी हुई है, ठीक है ना? पब्लिश तो बाद में होते हैं। ये कब पब्लिश होता है? पब्लिश्ड आफ्टर डेथ। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, जॉन डन की जितनी भी पोइट्री है ना, वो उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश होती है। मैं यहाँ मेंशन ही कर देता हूँ आप लोगों के लिए ना, इनके जितने भी वर्क है ना, वो इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश होते हैं, है ना? ऑल हिज वर्क्स, है ना, वर पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है ना? इनकी डेथ के बाद ही होते हैं। 1608 मतलब 31 में है, तो मेजरली जो पब्लिश होते हैं ना, वो सारे के सारे बाद में होते हैं, पहले कोई भी पब्लिश नहीं होता है। ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ये पहला वर्क है, ठीक है ना? पहला वर्क हम देख रहे हैं, और ये 1608 का इतना ही आपको इसमें ध्यान रखना है ना? और ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलो दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सूडो मार्टर की। ठीक है, सूडो मार्टर, सूडो मार्टर 1610 में है, और इग्नेटियस हिज कनक्लेव, ये दोनों ही एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स लिखे इन्होंने। ये ध्यान रख लेना, इतना बन सकता है इसमें, बाकी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों जो हैं वो एंटी कैथोलिक क्या है? पॉलेमिक्स हैं, एंटी कैथोलिक पॉलेमिक्स हैं, है ना? ये दो ही लिखे थे इन्होंने, दो लिखे थे भाई, है ना? दो लिखे थे। आगे चलते हैं भाई। इसके बाद इनका एक वर्क और है, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट अकेजन्स, 1614 का है। कब का है? 1614 का। मेजर मेजर वर्क ही इसमें रख रहा हूं, ऐसा नहीं कि सब कुछ ही इसमें इंक्लूड कर दिया, तो फिर मेरी क्लास में और बाकी लोगों की क्लास में कोई अंतर बचेगा नहीं। तो अगर मैं जो बता रहा हूं वो वही चीजें यहां रख रहा हूं, दैट इज फैक्चुअल, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी सेलेक्टिव फॉर एग्जाम, है ना? तो उसी को लेकर मैं यहां पर आप लोगों को हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट यू कैन इजीली लर्न। देखो लिटरेचर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम सारी चीजों को याद कैसे करें भाई। तो याद करने के लिए हम लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है ना? इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि हम जो मेजर मेजर कर रहे हैं वही चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो पाई थेनाटोस हो गया आपका 1601 में, सूडो मार्टर 1610 में, और इग्नेटियस हिज कॉन्क्लेव 1611 में, एंटी कैथोलिक पोलोमिक्स है, और डिवोशन अपॉन इमरजेंट अकेजन 1614 का है। फिर मैं डन के क्वेश्चंस आप लोगों को कल करवा दूंगा, है ना? डन के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा। इसके बाद देखो, अच्छा ज्यादा आगे आगे, हाँ चार हो गया। इसके बाद देखो सबसे मेजर जो है वो यही है, इसको बड़े ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे मेजरली मेजरली वो यहीं से बनने वाले हैं। तो मैंने कोशिश की है यहाँ से, तो हम हर एक चीज को जो है हम यहाँ देखेंगे। ठीक है ना? चलो देखो एक बार, चलो होली सोनेट्स के बारे में बात करते हैं। जो भी साथी जुड़े हुए हैं
एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, है ना। और जो भी साथी हमारे सेशन में आते हैं वो भाई सेशन को ज़रूर आप लोग जो है लाइक किया करो। इससे क्या है, थोड़ा सा यूट्यूब हमें अप्रोच करता है। जगदीश कुमार, बिल्कुल मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। कई दिनों से क्लास हो नहीं रही थी, आज हमने क्लास वापस शुरू कर दी है। ठीक है, आई एम आउट ऑफ सिटी, तो हाँ यही है। चलो खैर, होली सोनेट्स जो हैं वो कब आते हैं? 1633 में आते हैं। बहुत कुछ जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ से बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो जरा, इनको क्या भी कहा जाता है, डिवाइन मेडिटेशंस कहते हैं और डिवाइन सोनेट्स भी कहते हैं, है ना। इनके दो नाम है, एक तो डिवाइन मेडिटेशंस और एक क्या हो जाएगा, डिवाइन सोनेट्स हो जाएगा। इसमें टोटल कितनी पोयम्स हैं? 19 पोयम्स हैं। क्या है भाई? 19 पोयम्स हो जाएंगी आपकी। द सोनेट्स वर रिटन ऑन डन्स कन्वर्जन टू एंग्लिकनिज्म इन 1615। यानी ये जितनी भी पोयम्स लिखी गई हैं, इनका रिटर्न डेट अगर पूछा जाए तो रिटर्न डेट जो है वो 1615 का है। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि भाई इसके जितने भी वर्क हैं वो आफ्टर डेथ आते हैं। सारे की सारे वर्क जो पब्लिश होते हैं वो आफ्टर डेथ पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जितनी भी पोयम्स हैं, ये इन्होंने जब अपने आप को कन्वर्ट किया कैथोलिक से, ये एंग्लिकन में आए, तो इन्होंने ये 19 पोयम्स जो हैं वो लिखी हैं। हाँ, वो सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, इनको सारी चीज़ों को पढ़ेंगे हम, हर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो आप, और देखो ये भी मैं भी बता रहा था, जैसे उसकी डेथ कब हो जाती है भाई? अगर हम डेथ की बात करें तो 1633 में डेथ हो जाती है। और जब 1633 में डेथ हो गई है तो जायज़ सी बात है कि पोस्ट ह्यूमस ही ये पब्लिश होती है। देखो इसको लिखा कहाँ गया है? पेट्रार्चन स्टाइल में लिखा गया है। इसमें दो तो क्वार्टरेंस हैं, है ना, और एक सेस्टेट है। यानी जो 14 लाइन की सोनेट्स होती है, अरे सोनेट के रेफरेंस में लिखा गया है 14 लाइंस। इसमें आपका ए बी, बी ए, ये तो आपका क्या हो जाएगा? क्वार्टरन हो जाएगा। जैसे अगर हम पेट्रार्चन सोनेट की बात करें तो पेट्रार्चन सोनेट का राइम स्कीम क्या होता है भाई? इसमें होता है ए बी बी ए बी ए सी डी ई, और सी डी ई कर दो या डी सी ई कर दो, तो क्वार्टरन हो गए दो, और तीन तीन लाइन के दो जो हैं ये आपके टर्सिट हो गई। तो ये सेस्टेट वाला हिस्सा हो गया और एक ऑक्टेव वाला हिस्सा हो गया। समझ में आ गई बात? तो होली सोनेट्स वर पब्लिश 1633, इन्हें डिवाइन मेडिटेशंस कहते हैं, डिवाइन सोनेट्स भी कहते हैं। टोटल 19 पोएम्स इसमें हैं। और डन ने जब अपने आप को ये जो है अपने कैथोलिक से, जब आप ये एंग्लिकन में चेंज होते हैं, तो मेजर पोएम जो है इन्होंने लिखी, है ना। और आफ्टर डेथ जो है ये पब्लिश होती है भाई। कब होती है? आफ्टर डेथ ये पब्लिश होती है। पेट्रार्चन स्टाइल में लिखी हुई है, दो क्वार्टरेंस हैं और एक इसमें सेस्टेट है। अब आगे आओ, आप देखो, अब यहां से बहुत जरूरी बात जो है मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, वो क्या है कि आप की जितनी भी होली सोनेट्स हैं, ये होली सोनेट्स के 3 सीक्वेंस आए, या 3 पब्लिकेशंस में कह दूं, 3 पब्लिकेशंस आए। ठीक है, पहला पब्लिकेशन का नाम है वेस्ट मूरलैंड, है ना, और एमएस, वेस्ट मूरलैंड एमएस। ठीक है ना। और इसकी अगर हम बात करते हैं भाई, हाँ, कौन कौन जो जुड़ गया है वो बताते चलो भाई, है ना। जो भी साथी जुड़ते हैं वो मुझे बताया भी करो। ठीक है भाई, है ना, वेस्ट मूरलैंड। अब इसमें इतना भी याद रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको भी हटा दें हम। वेस्ट मूरलैंड 1620 में आता है। इसमें टोटल 19 पोएम्स हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स ये जो आता है, ये इसमें 12 पोएम्स हैं। और डिवाइन डिवाइन मेडिटेशन, है ना, DIVINE, जिनको हम होली सोनेट्स कहते हैं, ये आता है 1635 में। तो इसमें टोटल 12 पोएम्स हैं। ठीक है, 12 पोएम्स हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। टोटल 19 है, और अलग अलग पब्लिकेशंस आते चले तो सब में हमको अलग अलग जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है ना। और टोटल होली सोनेट्स आपकी टोटल ही है, लेकिन अलग अलग पब्लिकेशंस हैं, उनमें इनकी संख्या जो है अलग अलग आपको देखने को मिलती है। तीनों का मैंने आपको यहाँ रेफरेंस दे दिया है ना। मैं और एक बार कंफर्म कर लेता हूँ भाई, देखो, हाँ देखो,
19 पोयम, 12 पोयम और 12 पोयम, 20, 33, 35, 3 आए भाई, है ना। तो किसी में जोड़ दिए, किसी में हटा दिए, ओवरऑल 19 है, ठीक है ना। अब ये जो सोनेट्स इन्होंने लिखी थी, इनका मेजर बेसिस क्या था, वो हम लोग यहाँ देखते हैं। देखो जरा, इन दीज सोनेट्स डन एड्रेसेस रिलीजियस थीम्स ऑफ इमॉर्टलिटी, डिवाइन जजमेंट, डिवाइन लव, हम्बल पेनेंस, वाइल रिफ्लेक्टिंग डीपली पर्सनल एंजाइटीज। क्योंकि मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनकी वाइफ की भी शायद डेथ हो जाती है। देखो मैं उसका रेफरेंस भी आपको बता देता हूँ। देखो इनकी वाइफ की डेथ कब होती है, जस्ट ए मिनट। मेंशन किया हुआ था, हाँ 1617 में, 1617 में इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। और डेथ होती है जब इनकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके चक्कर में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और 17 नंबर की जो सोनेट है ना, वो उन्हीं पर बेस्ड है। यानी कि जो एन एन मूर है ना, मैं लिखवा देता हूँ, डाइड इन 1617, ये आप मेंशन कर लेना। और इसके लिए इन्होंने मतलब कई सारी पोएम्स डेडिकेटेड की है, उसमें 17 जो होली सोनेट्स है वो उनमें से एक है, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने वो जो प्यार है उसको दिखाया, एंजाइटी से परेशान थे, तो उसी को लेकर जो है बहुत सारी बातें जो है इन्होंने की है, ठीक है ना। चलो अब इसमें कौन कौन सी सोनेट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। चलो एक बार आप लोग लिख लो। चलो भाई, तो सबसे पहले हम बात करेंगे। देखो एक तो आपकी सोनेट नंबर 8 है, सोनेट नंबर 8 है आपकी, एक सोनेट नंबर 10 है, एक सोनेट नंबर कितनी हो जाएगी ये 14, और एक सोनेट नंबर कितनी हो जाएगी ये 17। ये इसकी चार बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट सोनेट्स की कैटेगरी में आती है ना। ये देखो आप एक बार, यही नाम है, ठीक है। इनके नेम्स भी आपको गिवन है। देखो 8th नंबर का है इफ फेथफुल सोल्स, ये 8 नंबर की सोनेट है। जो आपकी टोटल 19 होली सोनेट्स है ना, 19 होली सोनेट्स हैं, उनमें से जो मेजर मेजर है वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ भाई। जो मेजर मेजर है वो मैं रख रहा हूँ। तो उनमें से एक तो हो जाएगा सोनेट नंबर 8, है ना, इफ फेथफुल सोल्स। एक हो जाएगा सोनेट नंबर 10, डेथ बी नॉट प्राउड, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये इनके तीनों ही सोनेट्स में अपीयर होती है। डेथ को लेकर बहुत कुछ बातें इन्होंने की हैं, डेथ को लेकर बहुत कुछ बातें जो हैं भाई इन्होंने की हैं इसमें, है ना। डेथ को लेकर बहुत कुछ बातें इन्होंने की हैं, और ये इनकी मेजर सोनेट में आता है भाई, है ना। हाँ अब देखो, ये तीनों एडिशन में होता है। वेस्टमूर लैंड में तो ये 10 नंबर का है, और सॉन्ग्स और सोनेट में ये 11 नंबर का है, और डिवाइन मेडिसिन में 6 नंबर का है। उससे कोई लेना देना नहीं है, इतना तो नहीं पूछता है वो। एक है सोनेट नंबर 17, तो बेटर माई हार्ट 3% गॉड, ये इनकी वाइफ के लिए डेडिकेटेड है, ये ध्यान रखना। ये किसके लिए है, इनकी वाइफ के लिए है, इनकी वाइफ के लिए लिखी गई है ये। मैंने ये पहले भी मैं मेंशन कर दिया था वैसे आप लोगों को। इसको जो है इन्होंने अपनी वाइफ के लिए जो है वो डेडिकेटेड किया हुआ है ना। तो ध्यान रखना, ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ये एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाम मैंने कई बार मेंशन भी कर दिया, एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ, याद रहेगा आप लोगों को, है ना। तो बेटर माई हार्ट 3% गॉड। इसके बाद अच्छा, अरे ये नहीं है, सॉरी, ये गलत लिख दिया मैंने, ये वाला है 17। ये लिखा हुआ है किसके लिए, एन। ये तो क्यों है, ये नहीं है, ये तो 14 नंबर की हो गई वो, दिस इज सिली मिस्टेक ना। ये आपकी 14 नंबर की हो जाएगी, 17 नंबर की है, एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ये 17 नंबर की है ना, इसको थोड़ा सा गलत मत कर लेना भाई, इसको गलत मत कर लेना, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इसको गलत नहीं करना।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सोनेट्स हैं। ये मैंने आपको सोनेट नंबर 8, सोनेट नंबर 10, सोनेट नंबर 14, सोनेट नंबर आपका कौन सा हो जाएगा 17 है, 14 है, 10 है और 8 है। अब आपको 19 याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेजर याद कर लीजिए। क्लियर भाई सबका? समझ में आई बात है? सारी चीजें आपको याद रखनी भाई, ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी है। हाँ भाई जगदीश, वो हाँ, वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने कर दिया उसको, ठीक है ना? वो लिखना नीचे था, वो ऊपर लिख दिया। तो ये जितनी भी 19 आपकी होली सोनेट्स हैं, उनमें से 4 ये मेजर होली सोनेट्स आप लोगों के सामने, ठीक है? अब आओ आप आगे देखो, यहाँ आइए। अब नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर का है, नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज। ये एक पोयम है और ऐसा कहा जाता है कि ये पोयम जो है वो 2 लोगों को डेडिकेटेड है ना? ये पोयम जो है आपकी, ये 2 लोगों को डेडिकेटेड है। अब 2 लोग कौन कौन है? क्योंकि लूसी नाम जो है ना, वो एक नाम नहीं है, लूसी नाम से 2 लोग हैं इसमें मेजर। तो उसी को लेकर मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं, ठीक है ना? चलो देखो, देखो जरा। तो लूसी इनकी डॉटर का नाम भी है, और डॉटर का नाम है लूसी डन, है ना? और एक इनकी फ्रेंड है जिसका नाम है लूसी काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड। तो इसका ध्यान रखना कि ये जो पोयम है ये 2 लूसीज को रेफरेंस में लिखी हुई है, क्योंकि उन्होंने तो मेंशन किया नहीं खुद ने कि कौन सी लूसी के लिए लिखी हुई है, इसलिए हमको एक मेजर अर्थ जो है इसका ये निकालना है। अब ये पोयम जो है ये डन के कलेक्शन जो 1633 में आता है उसमें इसको जो है पब्लिश किया जाता है, ठीक है ना? इसको उसमें पब्लिश किया जाता है, ठीक है भाई? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी इनका एक वर्क है। क्या है? अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज, अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज। अब 7 नंबर पे देखो, 7 नंबर पे आता है फॉर हिज पैट्रॉन रॉबर्ट ड्यूरी। डन ने 2 एनिवर्सरी पोयम लिखी, इनका ध्यान रखना, है ना? एक तो लिखी है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 1611 में लिखी है, और एक लिखी ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये 1612 में लिखी है। ये दोनों पोयम है, एनिवर्सरी पोयम है भाई। क्या है? ये दोनों की दोनों एनिवर्सरी पोयम है। 2 एनिवर्सरी पोयम इन्होंने लिखी, है ना? 2 एनिवर्सरी पोयम जो है इन्होंने लिखी। चलो, तो यहां तक आई होप आप लोगों ने सबने यहां तक कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और कुछ एक चीजें और हैं जो मुझे आज के सेशन में आपको मेजरली बतानी है, क्योंकि डन बहुत बड़ा पोएट नहीं है इस कंडीशन में। हाँ, लेकिन इसके मेजर वर्क सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं सॉन्ग एंड सोनेट्स, जो कलेक्शन का आता है 1633 में, इसकी कुछ एक पोएम्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे पोएम्स तो खूब सारी है, लेकिन इनमें मेजर मेजर पोयम है। जैसे एक तो पोयम आती है द फ्ली करके, है ना? ये किसको डेडिकेटेड है? इनकी वाइफ को डेडिकेटेड है। एक आती है गुड मोरो, आई वंडर बाई माई ट्रॉथ वॉट दाउ एंड आई। एक आती है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, काफी पॉपुलर पोयम है, जिसमें वो कि फेथफुल, या जो आप ये कह सकते हो कि इनकॉन्स्टेंसी है विमेन की, उसको बताया हुआ है। कैनोनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, है ना? जो 1633 में आता है कि उसका लव जो है ना, उसको कैनोनाइज कर देगा और अ काइंड ऑफ सेंटहुड में बदल देगा उसको। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग है, और प्रोग्रेस ऑफ द सोल है। तो ये सारे की सारे जो हैं ये किस में आए हुए हैं? 6 पोयम में, ध्यान रख लेना भाई। ये सारी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में जो है ये पब्लिश होती है, और ये मेजर इनकी 6 पोयम्स हैं, है ना? कौन कौन सी? द फ्ली, द गुड मॉरो, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, कैनोनाइजेशन, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। ये सारी चीजें आप लोगों को जो है ध्यान रखनी है भाई, है ना? सारी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब फ्ली जो है उसकी कुछ एक लाइंस आप ध्यान रख लेना, खुद से पढ़ सकते हो। गुड मॉरो की भी ध्यान रख सकते हो,
और आप गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की कुछ पोएम लाइंस याद रख लेना। अब वैलिडिक्शन की भी पोएम्स ही याद रखनी है ना। और प्रोग्रेस ऑफ द सोल है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 6 पोएम्स जो हैं इस पार्ट का हिस्सा है भाई। इसके अलावा कुछ एक वर्क इन्होंने और लिखे हैं, उनका भी मैं मेंशनिंग यहाँ करने वाला हूँ। मतलब आज के सेशन में कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं डन के लिए, डन इतना पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा। तो एक इनका वर्क है डेथ्स ड्यूअल। ये एक सरमन है जो डन ने 1631 में दिया। क्या है? डेथ्स ड्यूअल करके, ध्यान रखना। एक इनकी पोयम ब्रोकन हार्ट करके भी है जो 1633 में आई। और एक ट्विकन हम गार्डन करके भी इनका एक वर्क है। ट्विकन हम गार्डन करके भी इनका वर्क है। अब मैं कुछ एक वर्क और मेंशन करवा 33 में होती है, सेमी कलेक्शन है ना। ये भी 1633 में ही होती है। 1633 में ही जो है ये पोयम जो है पब्लिश होती है भाई। ये भी मेटाफिजिकल पोयम, सारी मेटाफिजिकल है वैसे तो इनकी। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी जितनी भी पोयम्स हैं वो मेजर मेजर मेटाफिजिकली, और बहुत पोयम्स लिखी है भाई इन्होंने ना। ऐसा नहीं है इन्होंने एक दो पोयम लिखी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। और मैं भी एक दो चीजें जो है मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ भाई। इन्होंने एलिजीज भी खूब सारी लिखी हुई है। एलिजीज भी खूब सारी लिखी हुई है। लेटर्स लिखे हैं, सटायर्स भी लिखी हैं, ऑफ रिलीजन करके सटायर, लेकिन इनको कभी जिक्र नहीं किया एग्जाम में। तो मेरे हिसाब से इनको आपको, है ना, नहीं करना चाहिए। एक पोयम और मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ, फिर कुछ एक बातें हैं इनके बारे में वो भी मैं आपको लिखा दूंगा, है ना। वैसे तो एडमंड स्पेंसर के वर्क हैं, लेकिन इसका मैं लिखवा देता हूँ आपको ना। एपिथ लेमियोन भी लिखे हैं इन्होंने, है ना। यानी कि होता क्या है, एपिथालोमियन क्या होता है, मैरिज सॉन्ग होते हैं जो वेडिंग्स के लिए लिखे जाते हैं, मैरिज मैरिज सॉन्ग, है ना, मैरिज सॉन्ग। वैसे ही इनको किसने लिखा हुआ है, स्पेंसर ने भी खूब लिखे हैं ये मैरिज सॉन्ग्स। ये स्पेंसर ने भी लिखे हैं, एडमंड स्पेंसर ने भी लिखे हुए, ध्यान रखना, है ना। ये एलिजाबेथ, लेडी एलिजाबेथ और काउंट प्लेटाइन की जो शादी थी उसमें लिखे थे, आप ध्यान रख लेना। इसने भी लिखा हुआ है, और ये जो है एडमंड स्पेंसर ने भी लिखे हुए हैं ना, एडमंड स्पेंसर ने भी लिखे। इलियट ने डन को विस्पर्स ऑफ इमोर्टलिटी में क्या किया है, मेंशन किया हुआ है। देखो, इनको हम देखेंगे, इसके पहले मैं एक दो चीजें आपको लिखवा देता हूँ। विस्पर टीएस इलियट का वर्क है, टीएस इलियट का वर्क है भाई, है ना। विस्पर ऑफ इमोर्टेलिटी, वर्क तो इतने ही है इनके, है ना। इसमें रेफरेंस है किसका, रेफरेंस ऑफ डन। टीएस इलियट ने रेफरेंस दिया है डन का, है ना। डन का रेफरेंस दिया है, मतलब उनका जिक्र किया हुआ है यहाँ, डन का जिक्र किया हुआ है ना। और एक क्वेश्चन और आप ध्यान रख लेना, अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये ध्यान रख लेना, हु कॉइंड द मेटाफिजिकल पॉइंट, हु कॉइंड द टर्म, है ना, मेटाफिजिकल पॉइंट्स। तो ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है ना, जॉनसन का। उनका एक वर्क है द लाइव्स ऑफ पोएट्स, उसमें जो है उन्होंने इसका जिक्र किया हुआ है, इसका जिक्र किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेन जॉनसन इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो भी लाइन में लिखवा देता हूं। फिर इनके कोट्स देखेंगे, बेन जॉनसन इनके लिए क्या कहते हैं, देखो। बेन जॉनसन, वो लाइन लिख लेना आप लोग, मेंशन कर लेना वो लाइन भी। ये कहते हैं कि डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट, डन, है ना, फॉर नॉट कीपिंग, है ना, नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट
डिजर्विंग हैंगिंग, है ना, बिकॉज हिज रिदम रिजेंबल्ड एज अ कैजुअल स्पीच, है ना। तो लिखेंगे हम इसमें बिकॉज हिज रिदम रिजेंबल्ड एज अ कैजुअल स्पीच, रिजेंबल्ड एज अ कैजुअल स्पीच। इसमें वो सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको ना, बेन जॉनसन क्रिटिसाइज। डन, तो ये लाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई इन्होंने क्यों कहा है कि डन ने जो है ना एक्सेंट को बनाए नहीं रखा, इसीलिए जो है उनकी रिदम जो है वो एक कोई अट्रैक्टिव या स्पेसिफिक स्पीच नहीं बनाती है, एक जनरल स्पीच ही से बनाती है। तो ये आप इसको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बाकी करीब करीब जितनी बातें हैं भाई, मैंने कोशिश ये की है कोई भी बात जो है आप लोगों की रहे नहीं, मेजर मेजर चीज़ें इसमें आ जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको ये लगना चाहिए कि यस सर ने जो बताया था उसी में से मेजर बातें जो हैं वो पूछी हुई है, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीज़ें और लिख लो। अब हम इनके कुछ कोटेशंस पे आएंगे, और इन्होंने कुछ कोटेशंस दिए हैं तो उन कोटेशंस को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, मैं पहले दो तीन कोटेशंस आप लोगों के सामने हैं, ये मैं रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जो है आप लोग यहाँ से सीखोगे समझोगे। देखो जरा, जैसे सबसे पहले देखो, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के कुछ कोट्स आप लोगों को ध्यान रखने, है ना। अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग के, अब देखो इसमें दिया हुआ है अवर टू सोल्स देयर फॉर विच आर वन दो आई मस्ट गो, है ना। एड्यूर नॉट येट अ ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू एरी हिननेस बीट। ये जो लाइन है ये कहाँ की है, वैलेडिक्शन की है। और द फ्ली जो किसको डेडिकेटेड है, इनकी वाइफ को डेडिकेटेड है। उसमें ये क्या करते हैं देखो एक बार, मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क इन दिस हाउ लिटिल दैट विच दाउ डिनाइस्ट मी इज इट सक्ड मी फर्स्ट एंड नाउ सक्स दी, पहले मुझे काटा फिर तुम्हें काटा। एंड इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी, और अब उसके अंदर जो है ना हमारे दोनों का खून जो है वो मिल गया है। ये बहुत फेमस लाइन है, वैसे दोनों ही फेमस लाइन है, दोनों को ध्यान रख लेना आप। तो ये तो वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से है ना। ये किससे है, फ्ली से है। इट सक्ड मी फर्स्ट, पहले मुझे काटा। नाउ सक्ड दी, यानी कि एन इनकी वाइफ को काटा। और इन दिस फ्ली आवर टू ब्लड्स मिंगल्ड बी, और दोनों का खून जो है वो क्या हो गया है, मिंगल्ड हो गया है, मिल गया है दोनों का खून। ये बात इसमें कही गई है, ठीक है भाई, समझ में आ गई। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है कोटेशंस, और मैं कोटेशंस ले लेता हूं देखो इसमें कैननाइजेशन से लिए हुए हैं। देखो, एंड नाउ द लास्ट एक्ट कम, द एंड ऑफ ऑल, द स्टेज इज टेकन डाउन, द लाइट्स आर डिम, नो लॉन्गर इज द प्ले बट द फॉल, एंड ऑल द वर्ल्ड इज अ फ्यूनरल हिम। ये ध्यान रखना, इसने क्या कहा हुआ है, पूरा संसार जो है एक क्या है, हिम का मतलब सॉन्ग होता है, फ्यूनरल का मतलब होता है जब हम किसी का क्रिमिटोरियम कर रहे होते हैं, उसकी दाह संस्कार किया जा रहा होता है, तो उस समय जो गाना गाया जाता है वो है। एक तो ये लाइन इसी की है, और इसके अलावा इफ आवर टू लव्स बी वन, और दाउ एंड आई लव सो अलाइक, लव सो अलाइक दैट नन डू स्लेकन नन कैन डाई। देखो इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ आवर टू लव्स बी वन, और यू एंड आई लव सो अलाइक दैट नन डू स्लेकन नन कैन डाई। कितनी प्यारी लाइन है, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना। और एक जो सोनेट नंबर 10 है, 10 का ही तो है, इसका भी कोटेशन आपको याद रखना है। कोटेशन क्या है कि वन शॉर्ट स्लीप पास्ट
वी वेक इटरनली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। कि देखो होता क्या है इसमें, ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो रोज ही मरते हैं, डेथ से डरने की जरूरत क्या है, कि जब हम सो जाते हैं ना तो हम कुछ देर के लिए मर जाते हैं, और फिर हम जब जागते हैं तो हम एक तरीके से दोबारा जीवन ही तो हो रहा है, कि वन शॉर्ट स्लीप पास वी वेक इटरनली एंड डेथ शैल बी नो मोर। इसीलिए कहा कि डेथ यू शैल डाई, हम नहीं मरेंगे, हमको डेथ से डरने की जरूरत नहीं है, हमको डेथ से जो है डरने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी सोनेट नंबर 10 से है। ये कैनोनाइजेशन के 2 कोटेशन है, ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। ये फ्ली से है और ये वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से। तो ये मैंने आपको मेजर मेजर जितनी भी चीजें हैं भाई इसमें, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा समझ में आया होगा। एक बार हम सारा ही रिपीट कर लेते हैं ताकि चीजें और बेहतर जो हैं आप लोगों के लिए हो जाएंगी। फिर हम कल जो हैं इसके क्वेश्चंस पर जो है नज़र डाल लेंगे, और क्वेश्चन जब आप लोग एक बार कर लोगे तो फिर भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। एक बार देखो आप ज़रा, देखो यहाँ से शुरुआत की थी हमने, यहाँ से जो है हमने शुरुआत की थी। देखो इंग्लिश पोइट हैं, स्कॉलर हैं, प्रीचर हैं, जैकोबियन एज के बड़े पोएट हैं, सरमन के लिए जाने जाते हैं, इनको मेटाफिजिकल पोइट्री का मास्टर कहा जाता है। मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है ना वो सैमुअल जॉनसन ने कॉइन की है। इनके जितने भी वर्क पब्लिश होते हैं आफ्टर डेथ होते हैं। इनके पैट्रन का नाम रॉबर्ट ड्यूरी है ना। इन्होंने उनकी नीस एनेमूर से शादी करी और उसको लेके भाग गए थे, इसके चक्कर में इनको जेल भी हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद इजाक वॉल्टन ने इनकी बायोग्राफी लिखी हुई है। कैथोलिक थे, इसके लिए इनको बहुत जारी यातनाएं झेलनी पड़ी। फिर विलियम जेम्स फर्स्ट के कहने पर इन्होंने एंग्लिकन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था। 19 होली सोनेट्स ये लिखते हैं भाई, है ना। 19 होली सोनेट से लिखते हैं जिनको डिवाइन मेडिटेशन कहा जाता है। थॉमस कैर्यू ने इनके लिए एलिजी लिखी हुई है ना, जिसका नाम है एलिजी फॉर जॉन्डन। फिर हमने कुछ वर्क देखे, बिया थेनाटस करके देखा, सूडो मार्टर और इग्नेटियस हिज कॉन्क्लेव, इनके एंटी कैथोलिक पोलेमिक्स हैं। डिवोशन अपॉन इमरजेंट अकेजन्स, शायद इसमें करीब 23 पार्ट्स हैं। देखो इसका मैं बता देता हूं आपको। प्रोज वर्क है ये कैसा वर्क है, प्रोज वर्क है, प्रोज वर्क है। और इसमें 23 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं इसमें, 23 पार्ट्स हैं भाई। और हर एक पार्ट जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी एक तो मेडिटेशन, एक एक्स पोस्टुलेशन और एक प्रेयर, इन 3 में ये डिवाइडेड है ना। और इसकी एक फ्रेज है भाई इसमें 17 नंबर की, वो मैं लिखवा भी देता हूं, है ना। 17 नंबर की एक जैसे इसमें 23 पार्ट्स हैं, तो पार्ट नंबर 17 में है कि नो मैन इज एन आइलैंड एंड फॉर हुम द बेल टोल्स। ये एक फ्रेज है, तो आप ध्यान रख लेना, उतना इंपॉर्टेंस तो रखता नहीं है, लेकिन हाँ मैंने बता दिया है। अब आओ देखो आप आगे, तो ये 3 वर्क हो गए। उसके बाद सबसे मेजर वर्क जो है मैंने आप लोगों को बताया कि भाई होली सोनेट्स जो हैं इसके मेजर हैं। टोटल 19 इन्होंने लिखे, है ना। इनको डिवाइन सोनेट्स कहा जाता है, डिवाइन मेडिटेशन कहा जाता है। डन ने कब लिखे, कि जब वो कैथोलिक से एंग्लिकन बन रहे थे तो उस समय लिखे, है ना। उस समय एक चीज और हुई कि इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है 1617 में। वो एक बच्चे को बर्थ के दौरान 12वें बच्चे को बर्थ देती है, शायद 12th नंबर का चाइल्ड इनका हो रहा होता है, तो उसको जब बर्थ दे रही होती है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वो मतलब डिलीवरी के दौरान। पोस्ट्यूमसली पब्लिश होती है, टोटल 19 है। पेट्रार्चन स्टाइल में लिखी हुई है, यानी 2 तो क्वार्टरन है, एक सेस्टेट है। और पेट्रार्चन सोनेट का ये पूरा एक राइम स्कीम होता है, आप लोगों के सामने है। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं दिक्कत होगी, बड़े आसानी से आप इसे समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो इसके बाद ये 3 सीक्वेंस आए, टोटल जो सोनेट सीक्वेंस है उनके 3 जो हैं, टोटल 19 इन्होंने लिखी, लेकिन जब पब्लिश होती है तो 3 अलग अलग, ये पब्लिकेशन है भाई, है ना। ये 3 सीक्वेंस है पब्लिकेशन। जैसे वेस्टमूरलैंड के नाम से 1620 में आया, 19 पोएम्स थी। सॉन्गसर सोनेट्स में केवल 12 पोएम्स रह गई, 1633 में आया। फिर डिवाइन मेडिटेशन के नाम से आया तो इसमें केवल 12 पोएम्स थी। तो ये ध्यान रखना कि इनकी जितनी भी सोनेट्स हैं
19 सोनेट्स हैं और ये अलग अलग पब्लिकेशन में अलग अलग नंबर से पब्लिश होती हैं, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, वो आप लोगों के सामने है। ये सोनेट्स जो हैं वो मेजरली इमॉर्टलिटी की बात करती हैं, डिवाइन जजमेंट की बात करती हैं, डिवाइन लव की बात करती हैं, हम्बल पेनेंस की बात करती हैं और पर्सनल एंजाइटी, इसकी खुद की प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा बताती हैं कि बहुत परेशान है जब लिख रहा है, उस समय वाइफ की डेथ भी हो जाती है 17 के आसपास। तो वो सारी बातें भाई इसमें इंक्लूड हो रखी हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद मैंने भाई यहाँ ये भी रखा कि भाई चलो सोनेट के नाम भी हम दे देते हैं आपको। तो यहाँ मैंने 4 सोनेट रखी है, सोनेट 8, सोनेट 10, सोनेट 14 और सोनेट 17। 17 जो है इनकी वाइफ की डेथ के ऊपर लिखी गई है और ये बहुत पॉपुलर है, डेथ के ऊपर लिखी गई है। डेथ से डरने की जरूरत नहीं, डेथ तू खुश मत हो, हमको तेरे से डर नहीं लगता, हम तो रोज ही मरते हैं भाई, नींद लेते हैं रोज मरते हैं। तो वो जो है इसमें कहा हुआ है। इसके बाद देखो अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज, इन्होंने एक पोयम लिखी और इसमें लूसी 2 के लिए है, इनकी शायद डॉटर भी खत्म हो जाती है और ये भी इनकी दोस्त भी खत्म हो जाती है। बीइंग अ मॉर्निंग, इसके बाद में एक वर्ड और आता है, देखो मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद में एक शब्द आता है नॉक्टर्नल अपॉन, वो आप जरा, बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, इसके बाद क्या आता है, बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, बीइंग द शॉर्टेस्ट डे आ जाएगा, ठीक है। और ये 1633 में लूसी डन है और उनकी दोस्त है लूसी काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड। फिर इसके बाद इन्होंने जो रॉबर्ट ड्यूरी है उनके लिए 2 एनिवर्सरी पोएम लिखी है, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड 11 में और ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल या द प्रोग्रेस ऑफ द सोल 12 में। दोनों का नाम आप लोग ध्यान रख लेना, आपका काम जो है वो हो जाएगा। इसके बाद देखो सॉन्ग्सर सोनेट 1633 में आया, तो मैंने ये भी बता दिया कि भाई ये सारी जो हैं कुछ एक पोएम्स हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। फिली हो गई, गुड मोरो हो गई, इसकी लाइन गिवन है आपको, आई वंडर बाई माई ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार है ना। तो ये किस पर बेस्ड है, विमेन्स इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी, इनफिडली का मतलब होता है बेवफाई, बेवफाई, ठीक है। कैनोनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, और एक साथ वीपिंग करके भी इनकी पोएम है। अ वैलिडिक्शन, देखो मैं बता देता हूँ आपको, उसका नाम है अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग करके एक पोएम है इनकी, है ना, ये भी एक पोएम है। और तो इसमें और ऐसी तो जो है वो मैंने सारी बता दी है, मेजर मेजर जो है वो तो मैंने सारी आपको बता दी है। सनराइजिंग भी इनकी एक पोएम है, ध्यान रखना है ना, सनराइजिंग, है ना, ये भी एक फेमस पोएम है, ध्यान रख लेना, सनराइजिंग। तो उसमें सन की किरणें जो हैं वो आती हैं, सनरेज के ऊपर लिखी हुई है ये, सनरेज के ऊपर लिखी हुई है, ध्यान रख लेना ये, है ना, सनरेज के ऊपर। और तो बाकी तो मैं और देख लेता हूँ कोई वर्क ऐसा है तो, लव्स एल्केमी भी ध्यान रख लेना, इनकी एक पोएम ये भी है, लव्स एल्केमी, लव्स एल्केमी, ये भी इनका एक वर्क है, लव्स एल्केमी करके, है ना। बाकी तो और मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, ये 2 पोएम और आप मेंशन कर सकते हो, सनराइजिंग भी इनकी है और लव्स एल्केमी जो है वो भी वर्क इन्हीं का ही है। प्रोग्रेस ऑफ द सोल है, वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो जाएगा, कैननाइजेशन है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद डेथ्स ड्यूल एक इनका फाइनल सरमन जो है, हमने बताया आपको। ब्रोकन हार्ट भी इनका एक वर्क है, 1633 की पोयम है, ये भी सारी उसी में आती है, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। और ये एक मैरिज सॉन्ग लिखा हुआ है इन्होंने, एपिथैलेमियन, इसका मतलब ही होता है मैरिज सॉन्ग फॉर वेडिंग। और टी.एस. इलियट के बारे में, ये टर्म के बारे में, बेन जॉनसन की डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्विंग हैंगिंग बिकॉज हिज रिदम रिजेंबल्ड एज अ कैजुअल स्पीच। और ये फिर मैंने आप लोगों को जो है ये कोटेशंस के बारे में बताया, तो कोटेशंस जो हैं आपको पता होने ही चाहिए। तो ये कुछ एक बातें जॉन डन के बारे में थी। अब हमने जॉन डन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब इसमें हम आगे जब कल का सेशन देखेंगे
तो हम पहले है ना क्वेश्चंस ना देख के एक बार हम मेटाफिजिकल पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। 6-7 पॉइंट हैं ये, इनको हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, मेटाफिजिकल का अर्थ हम समझेंगे, और उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो भी मैं कर लेता हूँ आप लोगों से, ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। ठीक है ना, चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए ईजी हो जाएंगी। और उसके बाद हम फिर डन से संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे, और मेटाफिजिकल जो पॉइंट्स हैं आपके मेजर मेजर, उन सब से भी हम बातें जो हैं वो कर लेंगे, ताकि चीज़ें जो हैं बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है ना, तो यहाँ तक की बात हम लोगों ने आज की। और अगर किसी को कोई और डाउट है तो आप यू कैन टेल मी, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा बातें इससे है नहीं, अब आप लोगों को यही करना है कि भाई है ना, इनकी जो मैंने मेजर मेजर पॉइंट लिखाई है, तो एक बार पॉइंट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप अपने बिहाफ पर भी देख सकते हो। वो मतलब वो थोड़ा काम का रहेगा, वो ठीक चीज़ रहेगी आप लोगों के लिए, अगर आप देख पाओ ना, तो वो अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि वो मतलब ठीक रहेगा आप लोगों के लिए। उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की और क्लियर हो जाएंगी, कोई डेप्थ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो वहाँ से भी चीज़ें जो हैं आप लोगों की सही हो जाएंगी। ठीक है ना, अगर और कुछ डाउट अगर आपको है तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें लगती है, ये चीज़ और हमें बता दो। मैं 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूँ। तो आई होप सारी चीज़ें बेहतर हो गई है आपकी। कल हम मिलेंगे और बातें कर लेंगे भाई। ठीक है ना, या तो मेटाफिजिकल पॉइंट पढ़ें, या फिर तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेटाफिजिकल में पढ़ा दूंगा तो फिर आपके सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ करवा दूंगा, तो क्वेश्चंस भी आप लोगों के हो जाएंगे यहाँ से, है ना। क्वेश्चन जब करवाते हैं तो तुम सेशन में जुड़ते हो भाई, क्वेश्चन जब होते हैं तो आप लोग क्या है कि आंसर देने के लिए आते हो, तो क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर लें फिर हम लोग, या क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैं मेटाफिजिकल पॉइंट्स करवा दूं आपको, बताओ क्या उचित लगता है भाई। कमेंट जरूर करके बताना मुझे, अब नहीं तो आप बाद में कर देना, लेकिन कमेंट्स आप लोग जरूर करना, ताकि हम उन चीज़ों को पढ़ पाएँ, देख पाएँ, बातें उनकी हम कर पाएँ। ठीक है, चलो तो फिर सेशन जो है हम हमारा आज का यहीं खत्म करते हैं। जो भी साथी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मुलाकात फिर कल होगी रात को 9 बजे, बिल्कुल इस समय को आपको भूलना नहीं है। रोज ये क्लास लाइव होती है 9 बजे। जो भी साथी सेशन में जुड़े हैं, उम्मीद करता हूँ उनको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलो तो सभी को गुड नाइट। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात करते हैं।